इसे हम कंसीडर करेंगे. इट इज मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अलग अलग शेप्स और साइजेस की मैंने बात किया, लेकिन जनरली ये जो शेप जिस शेप में पाया जाता है वो स्फेरिकल है. में एनसीईआरटी का बात ये मानना है कि अगर वो किसी भी टाइप का अगर फ्लावरिंग प्लांट रहा हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे प्लांट्स में. हेलो मेरे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में. आपका फेवरेट सर अवधेश कुमार जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं यहाँ, आज आपके बीच में एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो चैप्टर 1 है. और आज हम इसके कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसको आपको सीखना और समझना होगा. तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कुछ हेडिंग लगा करके रखे हैं आपके सामने, जिसमें शब्दों को तोड़ करके मैंने समझाने का प्रयास किया है. जिसमें पहले लिखा है सेक्सुअल. सेक्सुअल शब्द को पहले समझना होगा. समझने के लिए हमने यहाँ पर दो शब्द लिए हैं, मैंने 2 वर्ड्स लिए हैं, और वो वर्ड है एक मेल और दूसरा है फीमेल. ठीक है, ये अगर बायोलॉजी के टर्म से समझा जाए तो ये दोनों को हम लोग जेंडर कहते हैं. ठीक है, जेंडर कहते हैं. जहां पर मेल और फीमेल कंबाइंड होकर के, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स की बात करें फिर चाहे वो एनिमल्स की बात करें, है ना, प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो भी हमें मेल और फीमेल को कंसीडर करना होगा. तो मेल और फीमेल मिल करके एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को करते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस करके आने वाली अपनी जो जनरेशन्स होती हैं, जैसे कि सीड का डेवलपमेंट करना, एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एनिमल्स में ऑफ स्प्रिंग्स का या यंग वंस का या इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्शन करना, बच्चों को जन्म देना. तो ये प्रक्रिया करने के लिए, ये प्रोसेस को करने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ जिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल और फीमेल कंबाइंड होकर के मिल करके किसी एक नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, उस यंग वंस को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं. तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो चलिए हम आगे की बातों को समझने के लिए तैयार हो जाएं. अब सवाल उठता है कि सर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो शब्दों को जो आपने बोला है, जैसे मेल और फीमेल, बहुत खूबसूरत बात है, हर कोई जानते हैं कि भाई मेल और फीमेल है, बहुत ही आसान शब्द है ना. चलिए हम क्या करते हैं कि फ्लावर को पहले कंसीडर करना होगा कि फ्लावर जो है आपके पास, सर फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इसको इसी मतलब कि मेल और फीमेल के आधार पे हम लोगों ने 2 बेसिस पर बांट रखा है. बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग. एक जो इसका कॉन्सेप्ट है कि सर ये मोनेसियस होते हैं और एक डाइसियस होते हैं. अब कहिएगा कि सर मोनेसियस और डाइसियस शुरुआत में ही टर्म्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए. बिल्कुल नहीं. मोनेशियस में क्या होता है कि सर जो मेल और फीमेल हैं, मेल और जो फीमेल होते हैं वो कंबाइंड होते हैं. मेल और फीमेल जो होते हैं एक ही प्लांट्स पे दोनों होते हैं, सेम प्लांट पे, मतलब कि दोनों का एग्जिस्टेंस होता है. यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो है एक ही प्लांट पर रहेंगे. और डाइसिस में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल हैं, वो मेल एंड जो फीमेल हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं. दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं. यानी कि जिस प्लांट पे मेल है ना, जिस प्लांट पर या जिस प्लांट के पास मेल है वहां पर फीमेल नहीं होगी, और जिस जगह पर फीमेल होगी वहां पर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं रहेगा. यानी मेल और फीमेल नहीं रहने का मतलब ये कंसिडर कीजिए कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पे रहेगा उस प्लांट पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं रहेगा. अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर रहेगी तो उस जगह पे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं रहेगा. इसका कहने का मतलब यहाँ पे है. ठीक है, तो
फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर कंसीडर किया जाए तो हम इस आधार पे कंसीडर कर रहे हैं बच्चे कि जो एक है जो मोनेशियस है, दूसरा जो है से डायसियस है, ठीक है। और मोनेशियस जो है, मोनेशियस है ना, इसमें मेल और फीमेल हमेशा की तरह कंबाइंड होंगे और डायसियस में हमेशा की तरह मेल और फीमेल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो हम इसे सीखने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे अगले पेज में, अगर हम सीखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे प्लांट्स में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब सीखना है तो सबसे पहले हम इसे सीखने की कोशिश इस लेवल पे करें कि सर इसको कहा क्या जाता है। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए इससे पहले हम जिस नाम से बुलाते हैं सर उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। सर यह एक टर्म है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रोडक्टिव एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और इसी एंड्रोसियम के अंदर सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हमको मिलने देता है। तो एंड्रोसियम जो है ये टर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए है और एंड्रोसियम जो है ना, यहाँ पे स्टैमेन को कंसिस्ट करता है, स्टैमेन को। और स्टैमेन जो है से मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स माना जाता है फ्लावर में। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलिए अब बात हम करेंगे स्टैमेन की। तो स्टैमेन सर आपको समझ में आ गया कि ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और स्टैमेन के पास दो ऐसे पार्ट होते हैं जिसे हमें सीखना होगा। एक होगा हमारे पास एंथर और दूसरा होगा हमारे पास फिलामेंट। ये आपने बेसिक चीज 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ये बेसिक चीज 10th में भी पढ़ा होगा। तो एंथर और फिलामेंट दो ऐसे पार्ट्स हैं, जो दो ऐसे हिस्से हैं जो कि ये दोनों मिल करके स्टैमेन को फॉर्म्ड करता है। और स्टैमेन जो है वो आपका मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिडर किया गया है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। अब जब बात आएगी एंथर का और फिलामेंट का तो हमें सबसे पहले एंथर को कंसीडर करना होगा सर। अब एंथर क्या है उसके बारे में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले एंथर को जानते हैं। एंथर को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे कि एंथर फ्लावर में है ना, इसके बारे में अगर सीखें तो ये बोल सकते हैं कि इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और इट हैज, बात करें तो it has a lobed structure, it has lobed structure. In anther there are two lobed present
which is called bilobed. एंथर क्या है सर? एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन है, सॉरी सिस्टम नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जिस स्ट्रक्चर में पाई जाती है वो स्ट्रक्चर जो है सर लोब्ड स्ट्रक्चर है। अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे कि लोब्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ये लोब्ड स्ट्रक्चर में होता है। और एक एंथर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो एंथर है उसके अंदर कम से कम जो है ना, अगर इस एंथर को अगर आप देखिएगा, इस एंथर के अंदर देखिएगा तो दो लोब्ड पाए जाते हैं। कितने लोब्ड पाए जाते हैं? दो लोब्ड पाए जाते हैं। और दो लोब्ड पाए जाने के कारण एंथर को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी कहा गया है, यानी कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में पाया गया है, क्योंकि इसके पास दो दो मतलब कि लोब है ना। जब बात लोब की कर लिए हैं तो आगे हम बढ़े। इसमें हम बात करने वाले हैं ये लोब का बारे में। चलिए, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो है लोब। तो लोब को हम बार बार लोब्ड पढ़ते रहें या फिर बाइलोब्ड भी पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो आपको हम डायरेक्ट लोब से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए लोब्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोब्ड जो है ऐसे है ना, एंथर कंसिस्ट लोब, एंथर कंसिस्ट लोब, एंथर कंसिस्ट लोब। लोब कंसिस्ट थीका, थीका कंसिस्ट pollen sac। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा बच्चा। देखिए कौन क्या कंसिस्ट कर रहा है, पहले समझिएगा। हम शुरू से अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बोला एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम के पास स्टैमेन होता है। स्टैमेन जो है से मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। स्टैमेन के पास दो पार्ट्स पाए गए हैं, एक पार्ट का नाम है एंथर और दूसरे पार्ट का नाम है फिलामेंट। हम पहले एंथर को सीखेंगे। एंथर को जब सीखने के लिए आए तो यहाँ पर पता लगा कि यह एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसके पास जो स्ट्रक्चर होता है एंथर का वो लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और एक एंथर के अंदर देखा जाए तो दो लोब होता है। कितना लोब होता है? दो लोब्ड होता है, इसीलिए इसको बाइलोब्ड भी कहा गया है। लोब जो है कंसिस्ट एंथर, ये जो लोब है वो कहाँ होता है? तो एंथर के पास होता है। और लोब के पास क्या होता है? तो लोब के पास थीका होता है। लोब के पास क्या होता है? थीका होता है। थीका इंटरनल स्ट्रक्चर है एंथर के अंदर का। और थीका के अंदर, थीका के पास वो क्या होता है? थीका के पास होता है पॉलन सैक। अब ये पॉलन सैक पॉलन ग्रेन को कंसिस्ट करेगा। पॉलन सैक किसको कंसिस्ट करेगा? अब आइए, पॉलन सैक जो है वो कंसिस्ट करेगा, है ना, पॉलन सैक कंसिस्ट पॉलन ग्रेन। अब यहां पे बात कर रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है वो आपको कौन दिख रख रहा है अपने पास? तो पॉलन ग्रेन का जो घर है, जो जगह है, वो है पॉलन सैक, मोटा मोटी अगर बात समझे तो। अब आगे देखिएगा, इसको एक सीक्वेंस में हम बना देते हैं। एंड्रोसियम से शुरू होती है तो उसमें आप उतना अंदर नहीं जाइए, स्टैमेन से शुरू करते हैं। आपका स्टैमेन कंसिस्ट किया एंथर और फिलामेंट की हम बात करेंगे अभी एंथर के बारे में, फिलामेंट को भी हटा दें। एंथर जो है इसके पास क्या होता है? पॉलन सैक होता है। पॉलन
सैक होता है, और पॉलन सैक कंसिस्ट करता है पॉलन ग्रेन को। किसको कंसिस्ट करता है? पॉलन ग्रेन को। ये आप लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए और इसे आप स्टार लगा लीजिए। जब भी आप भूलें इसे आप याद कर लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझना आसान है आपके लिए, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो स्टैमेन कंसिस्ट किया एंथर को, एंथर कंसिस्ट किया पॉलन सैक को, पॉलन सैक किया पॉलन ग्रेन को। अब सवाल उठता है कि सर थोड़ा पॉलन ग्रेन के बारे में बता दीजिए कि पॉलन ग्रेन क्या होता है बच्चा। पॉलन ग्रेन क्या होता है ना। चलिए आते ध्यान देते हैं हम लोग इस पर। पॉलन ग्रेन क्या होता है, थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं पॉलन ग्रेन क्या होता है, ठीक है। इसे जानने के लिए हमें से हम कंसीडर करेंगे। इट इज मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इट इज मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके बारे में आगे की अगर हम बात करेंगे, इट हैज वेरियस shapes and sizes, but mostly are found in spherical। जनरली ये स्फेरिकल रंग रूप में होते हैं इनका। अब किसी भी अगर फ्लावरिंग प्लांट्स को देखिए, जैसे हिबिस्कस को आप देख सकते हैं, और उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के अंदर ले जा करके अगर रिसर्च सीन करिएगा तो वो आपको स्फेरिकल शेप में ही आपको ज़्यादातर के दिखेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जनरली ये स्फेरिकल शेप में होते हैं। ऐसे भी राउंड भी होते हैं, सर्कल भी होते हैं, और कभी कभी जो है से इतने छोटे होते हैं कि उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना ही पड़ता है ना। इसीलिए अभी इसके और भी हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। इट हैज वेरियस शेप्स एंड साइजेस बट मोस्टली आर फाउंड इन स्फेरिकल। ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर पॉलन ग्रेन जैसे ही हम बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन सर मेल गैमेट है, ये हमें पता है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, ये हमें पता है। पॉलन ग्रेन स्फेरिकल शेप में होते हैं जनरली, ये भी पता है। लेकिन सर पॉलन ग्रेन आया कैसे, फ्लावर में आते कैसे हैं, इसको इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये खुद भी मतलब कि रिप्रोड्यूस होकर के आता है। तो इसके प्रोसेस को समझेंगे। जिस प्रोसेस के द्वारा ये रिप्रोड्यूस होकर के आता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं पता है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान से समझिएगा। अभी हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सीखने से पहले हम थोड़ी सी पॉलन ग्रेन के डिटेल और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने इसके जो डायमीटर होते हैं वो कौन कौन से डायमीटर में, मिनिमम कितना डायमीटर इसका होता है, मैक्सिमम कितना डायमीटर होता है, इसका पॉलन ग्रेन का जो लेयर होता है वो पॉलन ग्रेन का कौन कौन सा लेयर है, उस लेयर पे क्या पाया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो थोड़ा सा जो है हमें समय लगेगा इस पर समझाने में। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को देने का मेरा पर्पस ये है कि उस बच्चों तक के ये ज्ञान पहुंचाया जाए जिन्हें को अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बेसिक इंग्लिश के साथ हम बायोलॉजी को पढ़ाते हैं हमेशा। हम जो भी बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं वो बेसिक बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। बेसिक मतलब कि बायोलॉजी से शुरू किए हैं, बेसिक इंग्लिश के साथ शुरू किए हैं। एकदम किसी भी प्रकार के आपको कहीं कोई दिक्कत ही वर्ड उसमें नहीं होगा। और जहां दिक्कत होगा आप कमेंट में हमें इस बात को जरूर बताइएगा, हम उस चीज़ों को सुधार करेंगे, ठीक है। बताने की कोशिश भी करेंगे और सुधार भी करेंगे कि और कितना इस बायोलॉजी को आसान से शब्दों में समझाया जा सकता है, ठीक है। आइए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं।
उस टॉपिक जो पॉलन ग्रेन हम लगा रखे हैं, पॉलन ग्रेन का हम अभी तक दो चीज़ों को सीख चुके हैं। पहला सीखे हैं कि मेल गैमेट होता है और जनरली ये जो सेप पाया जाता है, ऑलमोस्ट जो फ्लावरिंग प्लांट्स है हमारे इस स्पेसीज में, और जितने भी टाइप का स्पेसीज हम देखे हैं उसमें से जनरली जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। इसके अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन जनरली जो कलर पाए जाते हैं वो कलर होता है येलो। ज़्यादातर के हम लोग ये कलर्स को ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी आप फ्लावरिंग प्लांट्स को देखिए, आपके नियर में जो भी आसपास में आप जिस फ्लावर से आप परिचित में हो, आप जो नॉन है आपके लिए, जो आप जानते हैं उस फ्लावर को, उसके आप अगर पॉलन ग्रेन को अगर आप देख पाते हैं तो देखिएगा वो जनरली येलो कलर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका अगला जो शब्द है वो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इट हैज वेरियस कलर बट mostly are found in yellow. It has various colors but mostly are found in yellow. हम आपको अभी जस्ट बोले कि आप अलग अलग रंग को रंगों में भी देख सकते हैं, ये फिक्स नहीं करना है। लेकिन जनरली अभी तक जितने भी प्लांट्स देखे गए हैं और वो प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स येलो कलर में देखे गए हैं। तो येलो कलर देखे गए, इसी पर्पस से लिखने का पर्पस है कि इट हैज वेरियस कलर्स बट मोस्टली आर फाउंड इन येलो। अब आगे की अगर हम स्टेटमेंट को लें, इट हैज वेरियस डायमीटर, लेकिन जो डायमीटर है ना, इट हैज वेरियस डायमीटर but mostly are formed in 25 to 50 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी इसको डायरेक्ट बोलती है कि ये 25 से 50 माइक्रोमीटर तक में जो है से पाया जाता है, ये ऐसा एनसीईआरटी कहता है। तो आप एनसीईआरटी के लाइन को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसका डायमीटर जो होता है, ये साइज में अगर इसको देखा जाए तो मिनिमम इसके जो साइज है वो 25 यानी कि 25 माइक्रोमीटर, और मैक्सिमम जो साइज है वो 50 माइक्रोमीटर के आसपास है। इस चीज़ों को सीखने समझने का बात है। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं पॉलन ग्रेन। अभी पॉलन ग्रेन के बारे में अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो पॉलन ग्रेन के पहले बारे में हम सीखे कि सर ये मेल गैमेट होता है, इस पर आप स्टार लगा लो। और किसका? तो फ्लावरिंग प्लांट्स का। वह प्लांट जो फ्लावर देता हो, फ्लावर देने के बाद उसमें फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स और सीड्स का निर्माण होता है। उसके बाद इसके अलग अलग शेप्स और साइजेस की मैंने बात किया, लेकिन जनरली ये जो जिस शेप में पाया जाता है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप में है। ऐसे सर्कल्ड भी होता है, राउंड भी होता है, अलग अलग शेप में भी होता है, लेकिन जनरली स्फेरिकल होते हैं। कॉमन लोगों के पास, लोगों की जो नज़र में जाता है वो पहले स्फेरिकल शेप में जाता है। उसके बाद फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो कलर्स पॉलन ग्रेन का देखा गया है वो येलो कलर में कहा गया। ये दावा भी आप नहीं कर सकते कि येलो के अलावा और कलर नहीं है, येलो के अलावा भी और भी कलर है, लेकिन अधिकांशतः फ्लावर में ये येलो रंग में ही देखे गए हैं। दूसरा है डायमीटर। अगर बात करेंगे सर डायमीटर, सर इसके अलग अलग डायमीटर हो सकते हैं, क्योंकि हर एक फ्लावर का जो हर एक फ्लावर का जो साइज है, जो हाइट का साइज कहिए या उसकी ब्रॉडनेस कहिए या लेंथ कहिए, ये सब जो साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसके डिपेंड करता है कि वो प्लांट्स का जो जनरेशन है, जो जेनस है, वो किस टाइप का जेनस से संबंध उसका रहा है। लेकिन साइंस में एनसीईआरटी का बात ये मानना है कि अगर वो किसी भी टाइप का अगर फ्लावरिंग प्लांट रहा हो, उसका मिनिमम साइज 25 माइक्रोमीटर देखा गया है और मैक्सिमम साइज इसका 50 माइक्रोमीटर देखा गया है। तो इस पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं। अभी
थोड़ा सा एक पॉलन ग्रेन को हम स्फेरिकल शेप में डायग्राम बना करके देख लेते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन के बाद हम थोड़ा सा मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी बना के देखेंगे, सीखेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप में है, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जा रहा है, स्फेरिकल। शेप में है, और इस शेप को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको एक और हम लेयर दे देते हैं, येलो कलर का जो लेयर है। अब मान लीजिए कि ये वाला लेयर को हम उसका आउटर लेयर मान लेते हैं, और इस आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन। और इसके अंदर वाली लेयर को हम इनर लेयर कहते हैं, इनर लेयर कहते हैं। और ये जो इनर लेयर होता है उसे हम इंटाइन के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? इंटाइन के नाम से बुलाते हैं। ये पॉलन ग्रेन का सरफेस, जहां पर पॉलन ग्रेन जो है, जो अपने आप को सरवाइव कर पाता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, तो उसके लिए सबसे ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो है एक्साइन। अब बात हम करेंगे कि पॉलन ग्रेन का लेयर की, लेयर्स ऑफ पॉलन, लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्साइन की, दूसरा हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटाइन। एक्साइन और एंटाइन ये दो लेयर हैं जो पॉलन ग्रेन के लेयर हैं, और इसे जिस पर्पस से दिया गया वो पर्पस इसको अभी फंक्शन के द्वारा समझेंगे कि किस पर्पस से दिया गया। सबसे पहले मेरे पास जो लेयर है वो है एक्साइन, इसको सीखते हैं। इट इज हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। हार्ड आउटर लेयर है किसका? पॉलन ग्रेन का, ठीक है। और यहां पे जो हम हार्ड आउटर लेयर पॉलन ग्रेन का मान रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? दिस सरफेस या दिस लेयर, इसको ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑन दिस लेयर स्पोरोलेनिन इज प्रेजेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये स्पोरोलेनिन नाम का बला क्या है भाई, इसको सीख लेते हैं पहले। आपके दिमाग में आ भी गया तो जवाब आपको मिल भी जाना चाहिए। तो स्पोरोलेनिन जो है सर, वो इट इज मोस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नॉन। यानी कि सर स्पोरोलेनिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक है, और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पाई जाती है इसी सतह पर, यहीं पर पाई जाती है ऑर्गेनिक स्पोरोलेनिन, ठीक है। और ड्यू टू प्रेजेंट, अगर स्पोरोलेनिन की इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये स्पोरोलेनिन जो है वो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पॉलन ग्रेन के लिए, तो अभी आपको पता लग जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन pollen grain grains outer surface
outer surface is hard. अगला स्टेटमेंट अगर फिर लिखे, ड्यू टू present of sporulenin pollen grain can stand with any types of situations and conditions. Like bad weather conditions, acid rain, high temperatures, और भी बहुत ऐसे सिचुएशन जिसमें वो आसानी से एग्जिस्ट कर पाए, खुद को मतलब कि सर्वाइवल बना सके। तो सर्वाइवल बनाए रखने के लिए प्राकृतिक ने इसे बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रोडक्ट भेजा जिसका नाम है स्पोरोलेनिन। अभी चलिए बात करते हैं यहाँ से एक्साइन से। एक्साइन एक हार्ड आउटर लेयर माना जाता है पॉलन ग्रेन का। इस लेयर पर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन अभी तक का सबसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट माना गया है जो भी रिसर्च हुआ है उसमें। और स्पोरोलेनिन प्रेजेंट होने के कारण पॉलन ग्रेन जो है से आउटर सरफेस इसका हार्ड हो जाता है। और इसके आउटर सरफेस हार्ड होने के कारण, क्योंकि स्पोरोलेनिन यहाँ प्रेजेंट, ये बात सही है, लेकिन ये हार्ड होने का पर्पस क्या है? पॉलन ग्रेन का जो हार्ड लेयर है आउटर वाला, जो जिसको एक्साइन कहते हैं, वो किसी भी खराब से खराब सिचुएशन और खराब से खराब कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। जैसे बैड वेदर्स हो, वेदर कोई भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति है वो उसमें ये पॉलन ग्रेन अपने आप को सरवाइव कर पाता है। एसिड रेन हो उसमें भी अपने आप को सरवाइव कर पाता है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और किसी भी तरह के इंसेक्ट के एसिड अटैक से भी ये बचाता है पॉलन ग्रेन को, ताकि वो पॉलन ग्रेन जो है ऐसे जिंदा रह सके। तो आज भर हम यहीं तक टॉपिक को रखेंगे। अगला क्लास हमारा यहीं से कंटिन्यू होगा, उसको आप देखिएगा, समझिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और कमेंट में हमारी कमी को भी और हमारी अच्छाई को भी बताइएगा। अगर आपको जैसे नई टॉपिक चाहिए, इसके आगे का टॉपिक चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टॉपिक तो मैं डालूंगा ही, लेकिन आप भी अपने जो कमेंट है उसमें ज़रूर इस बात को लिखेंगे कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक में हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।